डियर लर्नर्स, आज हम समझेंगे कॉपीराइट एक्ट 1957 के बारे में। ये एक्ट क्रिएटर्स को स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन देता है ताकि उनके इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्शन राइट्स सुरक्षित रहे। सबसे पहले बात करते हैं कॉपीराइट का मतलब क्या है और इसका स्कोप क्या है। कॉपीराइट का मतलब है किसी भी क्रिएटर को एक्सक्लूसिव राइट्स देना ताकि वो अपने काम के रिप्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एडेप्टेशन और कम्युनिकेशन टू द पब्लिक को कंट्रोल कर सके। ये पेटेंट से अलग है। पेटेंट जहां इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करता है, वहीं कॉपीराइट सिर्फ क्रिएटिव एक्सप्रेशंस को प्रोटेक्ट करता है, जैसे किताबें, गाने, पेंटिंग्स और फिल्म्स। कॉपीराइट एक्ट 1957 ने इसी प्रोटेक्शन को फॉर्मली डिफाइन किया है। ये एक्ट इंश्योर करता है कि हर क्रिएटर को अपने वर्क पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिले। साथ ही ये कानून समय के साथ इवॉल्व होता रहा है, खासकर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जहां अनऑथराइज्ड शेयरिंग बहुत आम है। अब देखते हैं कि कॉपीराइट किन किन वर्क्स पर लागू होता है। लिटरेरी वर्क्स जैसे बुक्स, नॉवेल्स, पोएट्री, आर्टिकल्स और यहां तक कि सॉफ्टवेयर कोड्स भी। म्यूजिकल वर्क्स, कोई भी ओरिजिनल म्यूजिक कंपोजिशन, चाहे उसमें लिरिक्स हो या ना हो। आर्टिस्टिक वर्क्स, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, स्कल्पचर्स और आर्किटेक्चरल डिजाइंस। सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स और साउंड रिकॉर्डिंग्स और फोटोग्राफ्स के लिए कॉपीराइट फर्स्ट पब्लिकेशन की डेट से 60 ईयर्स तक वैलिड रहता है। इस एक्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये इंश्योर करता है कि क्रिएटर अपने काम पर कंट्रोल रखे। मतलब ये कि उनका वर्क सोसाइटी में योगदान दे, लेकिन उसका अनऑथराइज्ड यूज ना हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इनकरेजिंग क्रिएटिविटी। इसका मतलब है कि ये लॉ ऑथर्स, म्यूजिशियंस और फिल्म मेकर्स के इकोनॉमिक और मोरल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। मतलब उनकी मेहनत की रेस्पेक्ट होती है और उन्हें लगातार हाई क्वालिटी क्रिएटिव वर्क करने का मोटिवेशन मिलता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक राइट्स एंड रॉयल्टीज। ये लॉ ऑथर्स को कमर्शियल बेनिफिट्स देता है, जैसे लाइसेंसिंग, राइट्स का असाइनमेंट और रॉयल्टी पेमेंट्स। मतलब एक बार आपने अपना कंटेंट क्रिएट कर लिया तो उसके यूज पर आपको पैसा मिलेगा। तीसरा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूज। ये इंश्योर करता है कि बिना ऑथर्स की परमिशन के उनका वर्क रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट या मॉडिफाई न किया जाए। यानी ये प्लैगियरिज्म और चोरी से प्रोटेक्शन देता है। अगला है फेयर डीलिंग प्रोविजंस। ये कुछ लिमिटेड पर्पसेस के लिए कॉपीराइटेड मटेरियल के यूज की परमिशन देता है, जैसे एजुकेशन, रिसर्च, जर्नलिज्म और क्रिटिसिज्म। मतलब हर यूज वायलेशन नहीं होता अगर वो फेयर पर्पस के लिए किया गया हो। और आखिर में ग्लोबल कंप्लायंस। भारत के कॉपीराइट लॉज इंटरनेशनल ट्रीटीज जैसे बर्न कन्वेंशन और ट्रिप्स एग्रीमेंट के साथ अलाइंड है। इसमें इंडियन क्रिएटर्स को ग्लोबल लेवल पर भी प्रोटेक्शन मिलती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि की प्रोविजंस ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957। सबसे पहले ड्यूरेशन ऑफ द कॉपीराइट। लिटरेरी, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क्स के लिए कॉपीराइट लेखक की डेथ के बाद 60 साल तक प्रभावी रहता है। इसी तरह सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, साउंड रिकॉर्डिंग्स और फोटोग्राफ्स के लिए भी ये पब्लिकेशन की तारीख से 60 साल तक वैलिड रहता है। दूसरा, ड्यू क्रेडिट्स टू ऑथर्स। इसका मतलब है कि ऑथर्स को उनके वर्क के लिए प्रॉपर एट्रीब्यूशन मिलना चाहिए और उसके वर्क का कोई डिस्टॉर्शन, म्यूटिलेशन या मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए जो उसकी रेपुटेशन को हार्म करे। तीसरा, राइट टू ऑब्जेक्ट हार्मफुल मॉडिफिकेशंस। भले ही ऑथर्स ने अपने इकोनॉमिक राइट्स असाइन कर दिए हों, फिर भी उसे यह अधिकार रहता है कि वह अपने वर्क में किसी भी ऐसे मॉडिफिकेशन पर ऑब्जेक्शन करे जो उसकी ऑनर या रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाए। एंड फर्स्ट ऑनरशिप।
जनरल रूल के अनुसार क्रिएटर ही अपने वर्क का पहला ऑनर होता है, लेकिन अगर वह वर्क किसी एम्प्लॉयमेंट या कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट के तहत बनाया गया है तो उसकी ऑनरशिप एम्प्लॉयर के पास हो सकती है एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। अब आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट। ऑथर्स अपने राइट्स किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन ये एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए जिसमें ड्यूरेशन और टेरिटरी क्लियर फॉर्म से डिफाइंड हो। इससे यह तय होता है कि कौन, कहां और कितने समय तक उस वर्क का उपयोग कर सकता है। कंपल्सरी लाइसेंसिंग। अगर कोई वर्क पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं कराया जा रहा है तो दूसरे लोग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते वे फेयर कंडीशंस को पूरा करें। इसका उद्देश्य यह है कि वैल्यूएबल क्रिएशन जनता तक पहुंचे और मोनोपोली ना बने। प्रोटेक्शन फॉर डिजिटल कंटेंट। आज के डिजिटल एरा में पायरेसी और अनऑथराइज्ड ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आम हो गए हैं। ये एक्ट डिजिटल एनवायरनमेंट में कॉपीराइट प्रोटेक्शन का लीगल फ्रेमवर्क देता है। इन्फोर्समेंट के लिए इंक्रिप्शन और वाटर मार्किंग जैसे टेक्नोलॉजिकल मेजर्स भी यूज होते हैं। अब हम बात करेंगे फेयर यूज और एग्जेम्पशंस अंडर कॉपीराइट लॉ की। फेयर डीलिंग डॉक्ट्राइन का मतलब है कि कुछ सिचुएशंस में कॉपीराइटेड वर्क्स का लिमिटेड यूज बिना परमिशन के अलाउड होता है। इसका मकसद है कॉपीराइट प्रोटेक्शन और पब्लिक इंटरेस्ट के बीच बैलेंस बनाना। चलिए देखते हैं किस किस तरह के एग्जेम्पशंस मिलते हैं। सबसे पहले है एजुकेशनल यूज। यहाँ टीचर्स और स्टूडेंट्स कॉपीराइटेड मटेरियल्स के कुछ हिस्सों का यूज कर सकते हैं टीचिंग, रिसर्च या डिस्कशंस के लिए। दूसरा है न्यूज रिपोर्टिंग और क्रिटिसिज्म। यहाँ जर्नलिस्ट कॉपीराइटेड वर्क्स का यूज कर सकते हैं न्यूज कवरेज या क्रिटिकल एनालिसिस के लिए। तीसरा एग्जेम्पशन है लाइब्रेरीज और आर्काइव्स। पब्लिक लाइब्रेरीज कॉपीराइटेड वर्क्स को स्टोर कर सकती है और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए एक्सेस दे सकती है। पर्सनल यूज यानी कोई इंडिविजुअल लीगली खरीदे हुए बुक्स या म्यूजिक की पर्सनल कॉपी बना सकता है अपने यूज के लिए। अब चलते हैं और आगे और देखते हैं कॉपीराइट इन द डिजिटल एज। आज के समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सर्विसेज जैसे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई ने कंटेंट क्रिएशन और कंजम्पशन को पूरी तरह बदल दिया है, लेकिन इसके साथ ही डिजिटल पायरेसी का खतरा भी बहुत बढ़ गया है। अनऑथराइज्ड रिप्रोडक्शन, फाइल शेयरिंग और इलीगल स्ट्रीमिंग कंटेंट क्रिएटर्स और इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए कॉपीराइट होल्डर्स अब इंक्रिप्शन और वाटर मार्किंग जैसे टूल्स का यूज करते हैं ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोका जा सके। साथ ही ये भी जरूरी है कि कंटेंट लीगली एक्वायर किया जाए और प्रॉपरली लाइसेंस्ड हो। प्लेटफॉर्म्स भी यूजर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को रेस्पेक्ट करें जब वे कुछ अपलोड या शेयर करें। आखिरकार ये मेजर्स कंटेंट क्रिएटर्स को प्रोटेक्ट करते हैं और साथ ही इंश्योर करते हैं कि सोसाइटी को क्रिएटिव वर्क्स का लीगल एक्सेस मिले। अब हम बात करेंगे इन्फोर्समेंट और लीगल रेमेडीज की। सबसे पहले समझिए कॉपीराइट एक्ट स्ट्रिक्ट सिविल एंड क्रिमिनल रेमेडीज प्रदान करता है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर कॉपीराइट वायलेशन करता है तो उसके लिए भी कड़ा प्रावधान है। ऐसे मामलों में फाइन्स और इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स तक की सजा दी जा सकती है। ऑथोरिटीज को भी ये अधिकार है कि वे ऐसी वेबसाइट्स ब्लॉक कर सके जो पायरेटेड कंटेंट होस्ट करती है ताकि इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन को रोका जा सके। सो लर्नर्स, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसे हम शॉर्ट में IPR कहते हैं। तो बने रहिए एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।